नमस्कार, मेरा YouTube चैनल देख रहे सभी दर्शकों को डॉक्टर राकेश कुमार परमार का नमस्कार। आज का मेरा यह वीडियो महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धार में राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र का है। आज के इस वीडियो में मैं विद्यार्थियों से चर्चा कर रहा हूं दैनिक जीवन में गणित का क्या महत्व है, क्या अनुप्रयोग है। क्योंकि वर्तमान समय में यदि हम देखा जाए तो एक सामान्य सी धारणा या धारणा के बजाय हम कहें कि भ्रांति समाज में प्रचलित है, और वह यह है कि गणित विषय बहुत कठिन है, गणित विषय बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, गणित विषय में प्रत्येक व्यक्ति उतनी कमांड हासिल नहीं कर सकता है जितना वह अन्य विषयों में कर सकता है। इससे भी बड़ी चीज ये कि गणित का दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग है, और ये प्रश्न एक सामान्य विद्यार्थियों या एक सामान्य जन से ज्यादा गणित विषय के विद्यार्थियों के मन में उठता है कि वे जिस साइन थीटा, कॉस थीटा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल आदि की बात करते हैं, सीखते हैं, वह दैनिक जीवन में किस स्थान पर उपयोग हो रहा है, या दैनिक जीवन का वह कौन सा क्षेत्र है जहां इन सब का उपयोग होता है। क्योंकि वे गणित को ये कहते हैं कि कॉमर्स में कैलकुलेटर या कैलकुलेशंस हैं, इकोनॉमिक्स में ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब प्रारंभिक चीज़ें हैं। बिना गणित के जीवन का कोई भी क्षेत्र पूर्ण नहीं हो सकता है। हम किसी भी विषय की बात करें, किसी भी संकाय की बात करें, उन सब के विकास के लिए गणित एक महत्वपूर्ण विषय है। तो आज का मेरा यह वीडियो बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही जानकारी से पूर्ण होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। यह पूरा वीडियो 2 भागों में केंद्रित है और इन दोनों भागों को आप अवश्य देखिए। यदि आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस को प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में आने वाले मेरे सारे वीडियोस जो है आप तक पहुंच जाएं। तो बस तो देखिए आप दैनिक जीवन में गणित का उपयोग। कैसे हैं आप सब लोग? ठंड लग रही है? अच्छी लग रही? ओके। आज महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धार में राष्ट्रीय गणित दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य महोदय डॉक्टर एस.एस. बघेल सर, इस महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर इंजू खान सर, इस कार्यशाला का आयोजन कर रहे गणित विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रणदीवे सर, और महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी एवं गणित विभाग के ही एक और साथी प्राध्यापक डॉक्टर उज्जैनकर सर, डॉक्टर रावल मैडम, डॉक्टर गौरासी मैडम, और यहाँ 2 और मैडम बैठी हैं। मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं उन्हें भी यहाँ उल्लेखित करूँगा। और इन सबसे महत्वपूर्ण मेरे कनिष्ठ गणित के साथी, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, मैं अपने आप को कभी प्रोफेसर नहीं मानता, और एक अच्छा शिक्षक कभी भी स्वयं को प्रोफेसर नहीं मानता। वो उस विषय का एक विद्यार्थी है, उसमें और बाकी में केवल इतना सा अंतर है कि उसने कुछ ज़्यादा अनुभव प्राप्त कर लिया है और सामने वाले ने कुछ कम अनुभव प्राप्त किया है। तो जिस प्रकार से गणित की जब हम बात करते हैं
तो मैं आज का जो कार्यशाला है, जैसी मेरे आयोजकों से मैडम से चर्चा हुई थी, तो एक टॉपिक था कि दैनिक जीवन में गणित का प्रयोग। तो दैनिक जीवन में गणित के इस प्रयोग से ही मैं अपनी बात शुरू करता हूं और आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं। प्लीज मुझे उसका जवाब दीजिएगा, हाँ या ना। क्या आपको गणित से डर लगता है? क्या आपके साथी को गणित से डर लगता है? आपके साथी का मतलब जो बीएससी या एमएससी का विद्यार्थी नहीं है उसके बारे में। साथी का मतलब ये नहीं कि आपकी बेंच के साइड में बैठा है, वो तो आपका सहपाठी है। क्या समाज में ऐसी धारणा प्रचलन में है कि गणित से डर लगता है? क्या समाज में यह धारणा है कि गणित एक बोरिंग विषय है? क्या समाज ऐसा सोचता है कि गणित पढ़ने वाले या गणित के विद्यार्थी या गणित के प्रोफेसर नीरस होते हैं, बोरिंग होते हैं, बोर्डम फील कराते हैं? बोलिए हाँ या ना। ऐसा नहीं कभी खुशी कभी गम, बिल्कुल स्पष्ट बोलिए हाँ या ना। ऐसा सोचा जाता है, ये हमारे जीवन में काम आते हैं, ऐसा सोचते हो आप? आता है काम में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, क्या आपके डेली लाइफ में काम आता है? यस और नो? तो देन क्लैप करिए आप अपने लिए कि आप आज एक सही जगह पर मौजूद हैं, क्योंकि आज की यह कार्यशाला इसी बात के लिए है कि जब गणित में एमएससी करने वाला, गणित में स्नातक पढ़ने वाला यह सोचता है कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल और साइन थीटा, कॉस थीटा उसके डेली लाइफ में काम में नहीं आ रहे हैं, तो जो गणित पढ़ ही नहीं रहे उनसे हम क्या उम्मीद करें? तो सबसे पहले तो हमें हमारा माइंडसेट बदलना है और आपके इस माइंडसेट को एक दिशा दे पाऊं, एक सही रास्ते पर ले जा सकूं, ऐसा मैं अपने आज के इस व्याख्यान में कोशिश करूंगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की हम कोशिश कर सकते हैं। तो गणित के बारे में सबसे पहली चीज कि गणित कठिन है, ये एक गलत अवधारणा है, एक ये मिथ है। और आज की इस कार्यशाला में हम ऐसे अनेकों मिथ को ब्रेक करेंगे, ऐसी अनेक अवधारणाएं जो भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहली भ्रांति ये, तो गणित के बारे में ये एक भ्रांति है कि गणित जो है वो कठिन है। गणित कतई कठिन नहीं है, क्योंकि गणित हमारे इंट्यूशन से जुड़ा हुआ है, हमारी मानसिक चेतना से जुड़ा हुआ है, और जो विषय हमारे मानसिक चेतना से जुड़ा होता है वो कठिन कदापि हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ की भाषा तो नहीं एग्जैक्टली बोल सकता, लेकिन मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं अपने बच्चों से, क्योंकि मेरी अधिकांश पोस्टिंग जो है वो रूरल एरियाज में ही रही है और मैं उनके लेवल तक आने की कोशिश करता हूँ। तो मैं बहुत सारी बातें बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करता हूँ। आप में से सब तो खैर लग रहे हैं कि धार के ही हैं प्रॉपर, पर फिर भी बहुत बड़ा शब्द कुछ नहीं कह सकते। तो हमारे इधर लोकल भाषा में कुतिया है, तो कुतिया एक बार में कितने बच्चों को जन्म देती है? देखा होगा ना, बहुत सामान्य सी घटना बता रहा हूं मैं आपको गणित के बारे में कि गणित क्या है ना। 8 बच्चे 10 बच्चे ऐसे देते हैं ना, पपीज, उसके छोटे छोटे पपीज है ना। तो वो जो छोटे पपीज होते हैं, तो क्या वह उनको काउंटिंग कर लेती है? उसको काउंटिंग आती है? वो काउंटिंग कर लेती है कि ये मेरा पपी नंबर 1, ये पपी 2, पपी 3, पपी 4, पपी 5, ऐसे काउंटिंग करती है क्या? नहीं करती। क्या उनके वो नाम रखते हैं चिंकी पिंकी सोनू मोनू टोनू? नहीं। अब सपोज करो कि किसी ने
8 पिल्लों को जन्म दिया है और वो उनकी भोजन की तलाश में उस स्थान से कहीं दाएं बाएं कहीं दूर हो गई और आप चुपके से आए और उसके किसी एक पपी को आपने वहां से उठा लिया, उसके नॉलेज में नहीं है, उसने नहीं देखा। थोड़ी देर बाद 5 मिनट 10 मिनट बाद वो वापस उस स्थान पर आती है। क्या उसको ये पता चल जाता है कि कोई उसका पपी मिसिंग है? चल जाता है। क्यों? क्या उसने रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है? अटेंडेंस लगाती है कि चिंकी यस मम्मी, पिंकी यस मम्मी? नहीं ना। क्या उसने नंबरिंग किया? नहीं, लेकिन फिर भी उसमें काउंटिंग सेंस तो है। तो उसमें ये काउंटिंग सेंस है, ये डिसाइड करता है, ये बताता है कि एवरी क्रीचर हैज अ मैथमेटिकल माइंड बाय बर्थ। और जब ये अगर उसमें है, हाँ ये बात हो सकती है, हम यहाँ पर क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, हम उसके मैग्नीट्यूड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस ये बात कर रहे हैं कि है या नहीं, तो है। हाँ, हम मनुष्यों में वो ज्यादा है, उनमें वो कम है, लेकिन है तो सही। तो जो चीज प्रकृति ने हमें दी है, हम ये कहें कि प्रकृति ने हमें जो चीज दी है वो कठिन दे दी है, तो प्रकृति के साथ नाइंसाफी है। हम उस ऑलमाइटी गॉड अगर वो है तो उसके ऊपर ही हम उंगली उठा रहे हैं। तो इसलिए गणित कठिन नहीं है, वो कठिन इसलिए महसूस होता है क्योंकि हमारा माइंडसेट और हमारे आसपास की जो सोच है, हमारा जो वातावरण है, वो वातावरण हमारे माइंड को ऐसा सेट कर देता है कि ये कठिन है। तो सबसे पहली चीज, आप लोग क्योंकि गणित के विद्यार्थी, तो एक बार जोरदार स्वयं के लिए ताली बजाइए कि आप गणित के विद्यार्थी होने के नाते आपका ये दायित्व बनता है कि आप समाज में गणित के विषय के प्रति जो भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को दूर करें। गणित के बारे में दूसरी भ्रांति है, जैसा अभी आपने कहा कि गणित के लोग नीरस होते हैं, ये समाज सोचता है। और गणित के लोग जो है वो उग्र होते हैं। गैलियोस का नाम सुना आपने? कौन है गैलियोस? गैलियो गैलीली वाला गैलियोस नहीं है, मैं मैथमेटिक्स वाले बच्चों से बात कर रहा हूं। गैलियोस, गैलोइस थ्योरी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, फ्रेंच मैथमेटिशियन जो पॉलिटिकल साइंस में एनार्किस्ट के रूप में जाने जाते हैं, अराजकतावादी। उन अराजकतावादी ने फ्रांस की क्रांति में भाग लिया और मात्र 19 वर्ष की आयु में गिलोटिन कर दिया गया, मृत्यु दंड दे दिया गया। अपने मृत्यु दंड के ठीक 2 दिन पहले की रात्रि में उन्होंने लगभग 100 से 150 पन्नों के बीच कुछ लिखा। लिखने के बाद वो फ्रांस के कोषागार में जमा हो गया। फ्रांस की क्रांति के 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद, जैसे अभी हमारे यहाँ नहीं कहते हैं, अरे वो भगत सिंह जी का पत्र लाओ, वो सुभाष चंद्र जी बोस का लाओ, उनका माफीनामा लाओ, उनका ये लाओ, वो लाओ, और सारा इतिहास को हम कुरेद कुरेद के जख्मों को हरा करते हैं। तो ऐसा कोई हम भारतीय कर रहे हैं ऐसा नहीं है, पूरे विश्व में ऐसा होता है। तो जब फ्रांस की क्रांति से संबंधित दस्तावेजों की जांच पड़ताल हुई, उसमें गैलियोस के पेपर्स सामने आए। आज तक हमारा दुर्भाग्य है कि उन पेपर्स को अभी तक हम 50% भी नहीं समझ पाए हैं, और जो समझ पाए हैं उसी पे आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की इमारत खड़ी है, उसी पे आपका कंप्यूटेशनल जो कंप्यूटर्स है वो है। तो सोचो जो हम आज कर रहे हैं वो उसने आदमी ने आज से 300 साल पहले कर लिया, तो क्या वो नीरस रहा होगा? क्या वो आगे की सोचता है? तो गणितज्ञ आगे की सोचते हैं। इसका एक ताजा एग्जाम्पल बता रहा हूं। मैं जिन भी लोगों से मिलता हूं, आधे 1 घंटे के बाद उनके बीच में एक मैसेज जरूर चला जाता है, और वो मैसेज ये है कि जहां एक कॉमन मैन की सोच खत्म होती है, उसके 100 किलोमीटर आगे से परमार सर की सोच चालू होती है। और इसका बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल, अदरवाइज मत लीजिएगा। आप सब लोग अभी हाल में बैठे थे, मैं आया, मैंने क्या किया, चौक लिया, यहां सब लिख दिया, लिखा नहीं। ये मेरा लिखा सार्थक रहा कि निरर्थक रहा? क्यों रहा? सार्थक क्यों रहा?
क्योंकि मुझे आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास था देखते से ही कि ये बैनर नीचे फिसलेगा। कैलकुलेशन, एजम्पशन हमारे माइंड में चलना चाहिए, और जब हमारे माइंड में चलता है तो एक कॉमन मैन उनको नहीं समझ पाता, और जब वो कॉमन मैन उनको नहीं समझ पाता ना तो कहता है तो सर्किट है, ये तो मैड है, ये तो पागल है। समाज इन्हीं चीजों से नवाजता है। जब सुभाष चंद्र बोस आईसीएस छोड़ रहे थे और देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे तो किसी ने उनको अच्छा कहा होगा। जब भगत सिंह देश की आज़ादी के लिए फंदे पर झूल रहे थे तो किसी ने अच्छा कहा होगा? नहीं कहा होगा ना। लेकिन आप सोचो कि उस समय भारत की आबादी जो है वो 36 करोड़ थी और पाकिस्तान में सबको मिला दे तो लगभग 45 करोड़ की समथिंग होता है। उस समय के 45 करोड़ लोगों में से आप 45 के नाम बता दीजिए मुझे, बता पाएंगे क्या? नहीं, गिने चुने ही नाम बता। तो गणित विषय में जो ऊंचाई के स्तर पर जाते हैं वो इसलिए जाते हैं क्योंकि गणित बाय नेचर होता है। श्रीनिवास रामानुजन मात्र 33 वर्ष की आयु में जो करके चले गए, हम अभी तक इनके कार्य को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो गणित को गणित तक आप सीमित ना करें क्योंकि ये तो यहां से। तो बात आती है कि वर्तमान समय में दैनिक जीवन में गणित का क्या उपयोग है। तो गणित के उपयोग को और गणित वाले कहां तक सोच पाते हैं उस चीज के लिए मैं एक बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूं। कैट, CAT, कैट कितने लोग जानते हैं कैट के बारे में? CAT, कैट मीन्स बिल्ली, वेरी गुड। और कैट मीन्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, MBA के लिए, है ना? अरे भाई ये जानते हो तो आपका IQ ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति कहेगा कि आपका IQ ठीक है, लेकिन मेरे जैसा गणित का विद्यार्थी जब गणित के विद्यार्थियों से अपने साथियों से बात कर रहा है और वो अगर कैट का ये अर्थ बताते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि इनका IQ है ही नहीं। कैट का मतलब है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोपोनॉमी, और ये वर्ड 1917 में इससे रिलेटेड एक कैलकुलेशन दी थी। एक मैथमेटिशियन, ऑस्ट्रियन मैथमेटिशियन रहे हैं जॉन रेडॉन, और जॉन रेडॉन ने एक फंक्शन दिया जिसको कहा जाता है रेडॉन फंक्शन, और इस रेडॉन फंक्शन के बेसिस पर आगे चलकर, आगे से मतलब है बहुत ज्यादा आगे नहीं, कॉर्मेक नाम के एक साइंटिस्ट हुए, एलन मैकलॉड कार्मेक, एलन कार्मेक। तो एलन कार्मेक को 1979 में मेडिसिन, है ना, नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। किसके क्षेत्र में मिला? चिकित्सा के। मतलब काम कौन आता है लोगों के लिए? चिकित्सा। मेडिकल साइंस काम आया ना। अरे भाइयों, मेडिकल साइंस में उसको नोबेल पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि उसने रेडॉन फार्मूला जो 1917 में बन गया था, 1917 में तो उसको भी पता नहीं था ना कि एक्सरे नाम की कोई मशीन बनेगी, कंप्यूटर आएंगे। कंप्यूटर तो 1948 के आसपास से चालू होते हैं, और 1917 में जो रेडॉन फार्मूला बना, रेडॉन ट्रांसफॉर्म बोलते हैं उसको मैथमेटिक्स के विद्यार्थी, तो उस फार्मूले के बेसिस पे कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, आप चाहें तो लिख लें, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी में ये फार्मूला, ये ट्रांसफॉर्म यूज किया, और इसको यूज करने के कारण मेडिसिन का, चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जो है वो एलन मैकलियोड कॉर्मेक को 1979 में दिया गया। घटना कब की? 1917 की।
कंप्यूटर 1948 के आसपास आया चार्ल्स बेबेज ने। वो बेसिक पुराना हम बता दें कि भाई 200 साल पहले गणना आती थी वो, लेकिन अभी जो प्रेजेंट कंप्यूटर्स हैं वो 1948-50 के आसपास में स्टार्ट होते हैं, और ये 1917 का बात है, और नोबेल प्राइज मिल रहा 1979। तो आप सोच सकते हैं कि क्या गणित के बिना संभव था? नहीं। गणित का उपयोग सब लोग करते हैं, है ना? लेकिन कोई स्वीकार नहीं करता है उसको। गणित को स्वीकार करने में थोड़ा सा है ना, उसका ईगो हर्ट हो जाता है। कॉमर्स वाला नहीं बोलेगा कि हम गणित के बिना काम नहीं कर सकते हो, तो कॉमर्स के बिना तुम नहीं काम कर सकते हो, वो ये कहेगा, क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो रहा है ना। हम तो ईगो स्टिक नहीं होते, हम तो कहते हैं भैया सब की जाए। क्योंकि शेक्सपियर का एक कोट है ना, शेक्सपियर का एक कोट है, उसका हिंदी अर्थ बता रहा हूं और आप उसको गणित में सीखिएगा कि गणित कैसे आता है। तो शेक्सपियर का हिंदी में उसका हिंदी ट्रांसलेशन ये है कि यदि मैं आपके दिल में हूं, यदि मैं आपके दिल में हूं देन इट्स ओके। मैं दुश्मन हूं और आपके दिल में हूं देन इट्स ओके। यदि मैं आपका मित्र हूं और आपके हृदय में हूं देन इट्स ओके। दोनों ही चीजों में मेरी ही जीत है ना, क्योंकि मैं अगर आपके दिल में हूं तो मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, और मैं अगर आपके दिमाग में हूं तो रात दिन आप मेरे बारे में सोच रहे हो, मतलब आपको मुझसे डर है, तो मैं आपसे पावरफुल हूं। अब सपोज करिए कि अगर शेक्सपियर एक मैथमेटिशियन होते तो इसको कैसे लिखते? तो इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग me then it's okay, my size is bigger than you, that's why you are trying to small my size. मैं आपसे आकार में बड़ा हूं, आप मुझे अवकलन करके छोटा करना चाह रहे हो, इट्स ओके, मैं आपसे बड़ा हूं। एंड इफ यू आर इंटीग्रेटिंग मी देन इट्स ओके। अगर आप मुझे समाकलन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपसे आकार में छोटा हूं लेकिन आप मेरे प्रति स्नेह रखते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपके बराबर आ जाऊं, इसलिए आप मुझे समाकलन कर रहे हैं। कितनी खूबसूरत बात। तो ये सब चीजें कब आएंगी? जब आप गणित को दिल और दिमाग दोनों से अपनाएंगे। तो जिसको बुरा लगता है वो गणित को कहां रखे? दिमाग में रखे, क्योंकि हराना है उसको, वो ताकतवर है, अच्छा। और जिसको अच्छा लगता है तो हृदय में रखे। दोनों ही चीज परिस्थितियों में जीत किसकी होगी? आपकी होगी। तो गणित जो है बहुत अच्छा विषय है। अब ये तो हमने बात की कि मेडिकल साइंस में बहुत बेसिक सा एग्जांपल दिया कि क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, एक्सरे होता है ना, तो एक्सरे हमारे जो लिविंग टिश्यूज हैं, जीवित ऊतक हैं, उनके लिए नुकसानदायक होता है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स लोग जब एक्सरे करते हैं तो बहुत प्रिकॉशंस रखी जाती है और बार बार एक्सरे नहीं किया जाता है। स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम में एक्सरे को अवॉइड किया जाता है, बहुत सारे, क्योंकि रेडिएशन इन सब का खतरा रहता है। तो ऐसे केस में हमारे लिए कैट काम आता है ना, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। तो इसमें जब हम रेडॉन फार्मूला अप्लाई करते हैं तो वो हमें ये बताता है कि कितने डिस्टेंस से, किस एंगल से एक्सरेज आपके ऊपर डाली जाए ताकि उससे जो इमेज प्राप्त हो वो इमेज आपके डिजीज के बारे में, आप जो जांच करना चाह रहे हैं उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन दे सके। ठीक है, हमारी लाइफ में मेट्रोलॉजी, मौसम विज्ञान है ना। अब ये देखते हैं कि आज शीतलहर चलेगी, तापमान में इतनी गिरावट आ जाएगी, पानी की संभावना है या नहीं, आकाश खुला रहेगा नहीं रहेगा, है ना। मौसम संबंधी जो भी जानकारी है, तो आप क्या सोचते हैं कि मौसम संबंधी जानकारी उपग्रह से मिलती है? उपग्रह जो है वो फिजिक्स वाले बनाते हैं, साइंस वाले बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले करते हैं, भाई वो सब करते हैं, लेकिन ये सब क्या है? अप्लाइड पार्ट है मैथमेटिक्स के। पहले के थ्योरेटिकल लेवल पर बनते हैं, कॉन्सेप्ट आते हैं, उसके 100 साल 50 साल 200 साल बाद कोई चीज रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। आप तो, हम तो गणित के विद्यार्थी है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं ना, रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट। तो जो चीज आज मैथमेटिक्स में रियल है वो बाकी विषय वालों के लिए क्या है? इमेजिनरी है। वो 100 साल बाद 50 साल बाद एग्जिस्ट करेगी, तब जाके ये चीजें है ना। H.G. वेल्स का बहुत फेमस उपन्यास है टाइम मशीन, जरूर पढ़िएगा।
बहुत आगे जाके वो उसको बात करते हैं। तो हमारे लिए मौसम विज्ञान से संबंधित या मेट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हैं, जो भी फॉर्मूलेज हैं, वो सब कहाँ से मिलते हैं? इसी से। अब आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये कैट है, ये तो एक्सरे में हमने यूज कर ली। अरे भाई एक्सरे में यूज नहीं होगी, और भी जगह यूज होगी, है ना। भारत में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं कुछ विशेष इलाकों में, जैसे आपका महाराष्ट्र का चंद्रपुर वाला इलाका हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, है ना, और वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्से, उड़ीसा के कुछ हिस्से, जहाँ पर हम नक्सलाइट्स प्रॉब्लम को फेस करते हैं। और वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती है कि लैंड माइन्स बिछी होती हैं, है ना। अब लैंड माइन्स बिछी होती है और वहाँ पर लैंड माइन्स जहाँ बिछा रखी है उसके ऊपर बहुत सारे पत्ते और पेड़ पौधे और ये भी रहते हैं। पता नहीं, अब कोई अगर व्यक्ति या वाहन कुछ गुजर रहा है और लैंड माइन्स के वायर के ऊपर पांव रखा गया तो ब्लास्ट हो जाएगा, अक्सर हमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन अगर वहां पर हम कैट का यूज करें तो हमें एग्जैक्ट वो माइन्स के वायर जो जमीन के अंदर बरीड है, ग्राउंड जमीन के अंदर दफन है, वो हमें कैसे जाते हैं पिक्चर से। ये किसका है? मैथमेटिक्स का कमाल है ना, रेडॉन ट्रांसफॉर्म का यूज। इसी तरीके से फोरेंसिक साइंस में, है ना, फोरेंसिक साइंस का एक उदाहरण मैं अभी दे रहा हूँ। हालांकि उदाहरण ऐसे नहीं देना चाहिए, लेकिन क्या करें, हमारे समाज की तथाकथित सच्चाई है। दिल्ली में अभी एक संख्या वाला कांड हुआ ना, सब लोग अलग अलग कर रहे हैं, कुल मिला के उस लड़की को ही मतलब दोषी ठहराने का प्रयास हो रहा, पूरी स्क्रिप्ट ऐसे लिखी जा रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम फोरेंसिक एविडेंसेस की बात करें, फोरेंसिक साइंस की बात करें और वास्तव में सही तरीके से उसके फोरेंसिक एविडेंस लिए जाएं, तो वहाँ सब पता चल जाएगा कि वो किस एंगल से टकराया, उसकी रॉड कैसी गई, ब्लड अगर गिरा है जमीन पर तो वो गिरते समय वो किस डायरेक्शन से आ रहा था, ये सारी चीजें होंगी। और इन सब चीजों में क्या होगा, आपका साइन थीटा कॉस थीटा सब लगेंगे, आपका एंगल जो है वो वहीं जाएगा ना। तो आपकी जो ड्रॉपलेट्स है, सपोज करो कि वो घिसकते हुए गए और रास्ते में कहीं कोई स्थान पे छींटे पड़े, तो वो छींटे ये तो जमीन पे चल रहे हैं, दीवार पे छींटा मिला है तो वो ऐसे वो गया होगा, तो उसकी फॉरेंसिक जांच होगी कि भाई वो किस एंगल से टकराया होगा। वो ये फॉरेंसिक एविडेंस कहाँ से है? किसी की हत्या कर दी जाती है, किसी के पे गोली लग जाती है। अब गोली लग जाती है तो वो गोली किस एंगल से गई है, साइड से गई है, सामने से गई है, ऐसे गई है, वैसे, सारे एंगल्स। तो जितना डीप में जाएंगे तो मैथमेटिक्स ही यूज होगा। तो मैथमेटिक्स में जो चीजें शुरुआत में होती हैं लोगों को ऐसा लगता है, लगने में बुराई नहीं है, जो जिसको लगे लगने दो। हम तो गणित के विद्यार्थी हैं, हमारा काम है, हमने फार्मूले बना दिए, हमने पढ़ लिए। अब भाई तुम इसको जैसे होता है ना कि चाकू से आदमी भी करता है, सब्जी भी करता है, डिपेंड किस पे करता है, उसकी यूज करने वाले के ऊपर। तो मैथमेटिक्स से भी तुम उपयोग कर सको तो कर लो, नहीं करो तो मैथ्स को दोष मत दो कि मैथ्स डेली लाइफ में उपयोग में नहीं आता है। तो आता है, तुमको उपयोग करने की कला नहीं आती, तो हम अब नहीं कर सकते। इसी तरीके से व्हाट्सएप कितने लोग नहीं चलाते हैं, क्योंकि ये पूछूंगा चलाने तो सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। व्हाट्सएप कितने लोग नहीं चलाते हैं? हाँ, सब चलाते हैं ना, वेरी गुड। अच्छा, जब आप व्हाट्सएप अभी खोल के देखो, अपना व्हाट्सएप चलाओ, खोलो व्हाट्सएप खोलो, बोलिए व्हाट्सएप, है ना, इसमें किसी को मैसेज दो, किसी का खोलो मैसेज, उसमें ऐसा आ रहा है इनक्रिप्टेड, ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है ना। व्हाट्सएप आप जब करते हो ना तो दिस चैट इज इनक्रिप्टेड, ऐसा कुछ लिखा हुआ आता मैसेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनक्रिप्टेड? इनक्रिप्टेड चैट होती है ना, व्हाट्सएप पे दावा करता है। बहुत सारे लोग जो अपने गलत काम करते हैं तो कहते हैं नहीं, ओनली व्हाट्सएप कॉल, मेन कॉल पे बात करने से डर लगता है। और परमार सर से तो मेन कॉल पे सब आज के एमपी की ये हालत है कि बड़े से बड़ा विभाग का अधिकारी परमार का मेन कॉल नहीं अटेंड करता, उसको लगता है पता नहीं ये रिकॉर्ड कर लेगा, तो वो बोलते व्हाट्सएप कॉल। और मैं कहता हूँ व्हाट्सएप कॉल, तो मतलब व्हाट्सएप कॉल में पता नहीं रहता, वो कोड हो जाता है, इनक्रिप्टेड हो जाता है। तो ये इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन ये क्या है? तो ये एनक्रिप्ट करना ये मैथमेटिक्स की तो फंडा है। क्रिप्टोग्राफी वर्ड, एक्चुअल वर्ड क्या है? क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी में हम क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी मैसेज को, किसी भी वॉइस को हम क्या करते हैं, कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो हमारा क्या हो गया,
हमने उसको कोड में कन्वर्ट कर लिया। अब उस कोड को कोई डिकोड करेगा तभी तक तो उसके पास इंफॉर्मेशन जाएंगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। तो ये काम किसने दिया? व्हाट्सएप वाले ने थोड़ी बनाया है ना, मार्क जुकरबर्ग या किसी की नहीं है। ये सब किसका? मैथमेटिशियन का कमाल है। मैथमेटिशियन इसने कोड बनाया और कोड बनाए और दे दिया उनको। तो आज के समय में अगर हम मैथ्स में बात करें तो क्या होता है? 0 और 1, केवल क्या होता है? 0 और 1 होता है ना। क्या 0 और 1 के अलावा भी कोई ऑप्शन है? आप खुश हैं तो इसका जवाब क्या होगा? हाँ या ना। इसके बीच में कुछ है क्या? नहीं है। अरे भाई इसके बीच में पूरा संसार है जिसको कोई नाप नहीं सकता। और इसी से मैथ्स में एक नई चीज आती है और वो है फजी सेट, है ना, फजी नंबर्स। ये फजी तो जब पूरा विश्व जय जयकार लगा रहा था गणित वालों के लिए, और बहुत बढ़िया करा, बहुत बढ़िया। तो क्या बढ़िया करा? बोले आपने ना बाइनरी सिस्टम लिया है, बस 0 और 1 का काम हो गया हमारा। तो मेरे वाले बोले रुको, अभी 0 और 1 थोड़ी, हम फिर फैला देंगे रायता, है ना। और हमने क्या किया? 0 और 1 को एक्सपांड कर दिया। तो आज जितने भी ऑटोमेटिक सेंसर्स वाले जो चीजें होती है ना, कि फ्रिज के अंदर हमने खाना रखा है ना, उसने ऑटोमेटिकली अपना टेम्परेचर सेट कर लिया। रूम के अंदर हमारे एसी लगे हुए हैं, 4 बच्चे उठ के बाहर गए तो कंप्रेसर पे लोड कम हो गया। 10 बच्चे अंदर आए, कंप्रेसर पे लोड बढ़ गया, कोई उठ के गया ही नहीं। वो सब सारा काम क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक हो रहा है ना। हम कमरे के अभी पता चला बाहर तेज धूप आई, ऑटोमेटिक 2 ट्यूबलाइट जो है वो बंद हो गई, और एकदम बाहर अंधेरा हो गया, ऑटोमेटिक ट्यूबलाइट्स ऑन हो गए, हम उठने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये सब क्या है? आप बोलोगे ये तो इलेक्ट्रिशियन का कमाल है, आप बोलोगे ये तो फिजिक्स वाले का कमाल है, आप तो बोलोगे ये तो कंप्यूटर बनाने वाली, फ्रिज बनाने वाली मशीन का कमाल है। नो, ये सब कमाल मैथमेटिक्स का है, और ये फजी मैथमेटिक्स का ही डेवलपमेंट है। तो आप सोचिए रियल वर्ल्ड में कौन सी ऐसी चीज है जो बिना मैथ्स के हो सकती है? हो ही नहीं सकता बिना मैथ्स के, है ना। अभी फॉरेंसिक साइंस में बात कर रहे थे कि कार गई, एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारी चीजें, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो जगह जगह के सीसीटीवी फुटेज हासिल किए जाते हैं, है ना। तो वहां से बात तो कुछ मिलता ही नहीं है, फिर महीने 2 महीने बाद पता चलता है पुलिस जांच में एक जगह में हमको सीसीटीवी फुटेज मिले, एक जगह के मिले। ओह बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है कि चलो कुछ एविडेंस हाथ लगा। पर जैसे वो खोला तो पता चला कि उसमें नंबर तो ब्लर हो रहे हैं, नंबर दिख ही नहीं रहे, नंबर दिख ही नहीं रहे। देन मैथमेटिक्स की धमाकेदार हिस्ट्री होती है विद ब्लर फंक्शन के साथ में। और मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिशियन एक टूल प्रोवाइड कराता है दैट इज कॉल्ड ब्लर फंक्शन, और उस ब्लर फंक्शंस को उस ब्लरिंग इमेज के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो खुल जा सिम सिम और नंबर डिस्क्लोज हो जाता है कि अच्छा ये नंबर का व्हीकल था। अब सोचो कि कहाँ मैथ्स नहीं, मैथ्स तो है। तो इस तरीके से जब हम ये देखते हैं तो गणित जो है हमारे जीवन में सब जगह पर है ना। डीएनए है ना, डीएनए आप जानते होंगे ना जीन टेक्नोलॉजी में कि हर एक व्यक्ति के कैरेक्टर्स जो होते हैं, है ना, उसके जो गुण होते हैं, उसमें जो बीमारियां पैदा हो सकती है, जो संभावना हो सकती हैं, तो एक पर्टिकुलर हमारे इसमें यूजीएटी, यूरेसिल ग्वानिन थायमिन एडिन, है ना, ऐसे हमारे कुछ बेस हैं बायोलॉजी में। हाथ तंग है बायोलॉजी में क्योंकि हर जगह तो हाथ अपना अच्छा हो नहीं सकता ना, कुछ जगह तो तंग रहेगा ही रहेगा। तो वो जो बेस होते हैं ना, उनका एक पर्टिकुलर सेटिंग होता है और उस सेटिंग से होता है आपका डीएनए। अब उसमें क्या होता है, कहीं डिस्टर्बेंस हो जाता है, पता चला कि 4G 2U 1T ऐसे सिस्टम चल रहा हो गए, टी गायब। अब टी गायब है इस जगह, पता चला कि इसमें ये बीमारी है, पता चल गया। दूसरे में पता चला कि यहाँ टी गायब है, फटाफट रिपेयर कर लो भैया, टी आ जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कौन, क्या बायोलॉजी वाले से पूछ लो, किसी डॉक्टर से पूछ लो, बोले साहब ये आप जो बीमारी का इलाज कर रहे हो, है ना, इस
बीमारी का पता चलाने के लिए तुमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला पता होना चाहिए, तुमको हार्मोनिक प्रोग्रेशन पता होना चाहिए, तुम्हें एक्सपोनेंशियल सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। वो बता पाएंगे क्या? वो हाथ जोड़ लेंगे। लेकिन गणित वाले से बोलो तो वो सारी सीरीज बता देगा। वो सीरीज का आप जब एक्सपोनेंट सीरीज लिखते हो या साइन की सीरीज लिखते हो या tan की सीरीज लिखते हो, मैक्लैरिन प्रसार करते हो, है ना, करते हो ना, टेलर सीरीज, मैक्लैरिन एक्सपेंशन, ये सारे बहुत सारे एक्सपेंशंस हैं। तो उन एक्सपेंशंस में पर्टिकुलर nth नंबर की टर्म है और वो मिसिंग है। तो गणित वालों के लिए वो मिसिंग टर्म फाइंड करना चुटकियों का काम है। उसके लिए तो चुटकियों का काम है ना। आप किसी को लिख दो हार्मोनिक ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉम्बिनेशन से एक स्पेशल टाइप की सीरीज बना दो और किसी को बोल दो, बोले बताइए यहाँ क्या आएगा, है ना। तो अभी ठंड के दिन चल रहे हो, कितने मगज के करंट के लड्डू खा ले, घी बादाम खा ले, नहीं बता पाएगा, पर गणित वाला बता पाएगा। तो अगर हमारी कोई जेनेटिक डिजीज है और जेनेटिक डिजीज एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर के कारण है, तो वो डिसऑर्डर गणित वाला तो बहुत जल्दी समझ लेगा। तो वो जब बहुत जल्दी समझ लेगा तो बीमारी का इलाज हो जाएगा। तो मेडिकल साइंस में क्या गणित के बिना काम हो पा रहा है? क्या नहीं हो पा रहा। और ये जो आज के समय में जो हम कम्युनिकेशन क्रांति जो देख रहे हैं ना, रिवॉल्यूशंस जो देख रहे हैं, दूर संचार क्रांति, तो ये सब क्या इसी पर बेस्ड है ना। आप देखो आपका ट्रेन रिजर्वेशन सिस्टम है ना, या आपके मोबाइल का सिस्टम है। आप देखो, आप जैसे किसी को कॉल लगाते हो तो बिल्कुल प्री रिकॉर्डेड मैसेज आ जाता है, आप जिस को कर रहे हैं वो अभी अन्य किसी कॉल पे व्यस्त है, तो इमीडिएटली पता चलता है, कनेक्ट हो जाता है। क्यों कनेक्ट हो जाता है? क्योंकि वहां पर वो ऑप्टिमम पर बात कर रहा है। क्योंकि आपका टावर एक है, बहुत सारे डिवाइस उससे कनेक्ट हैं। अब वो जो बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट हैं तो वो लाइन में सब लगे हुए, भाई मेरा नंबर आए, मेरा नंबर आए, लेकिन किसका नंबर आएगा, किसका नंबर आएगा, ये डिसाइड होगा है प्रोग्रामिंग से ना। तो आपको क्या लग रहा है कि वो प्रोग्रामिंग जो है कंप्यूटर वाला बना दिया? कंप्यूटर कौन है? हमारा बच्चा है छोटा सा। हम क्या है? सुपर सेट है। क्या है? सुपर सेट। समझते हो ना, यूनिवर्सल सेट, सुपर सेट। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब क्या है? हमारे बच्चे के बच्चे के बच्चे हैं, है ना, सबसेट के सबसेट के सबसेट हैं। तो हम तो सुपर सेट है। लेकिन दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या हुई थी? जब राम जी लंका पे चढ़ाई करने जा रहे थे तो हनुमान जी को उनकी ताकत ही पता नहीं थी। हनुमान जी को उनकी ताकत पता नहीं थी कि हमें क्या ताकत है, उनको याद दिलानी पड़ी। तो आप क्या हो? हनुमान हो। और आपसे मतलब गणित हनुमान है। और गणित पढ़ने वालों को ये पता नहीं कि गणित में कितनी ताकत है। हमको कार्यशाला करके समझाना पड़ता है कि भैया ऐसा है। तो गणित विषय जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी बात मैं बता रहा हूँ, तो मैं मैडम के साथ अपना एक पीपीटी शेयर कर दूंगा, आप तक तो पहुँच जाएगा, है ना। और आप चाहें तो मेरा नंबर नोट कर लें, 9907030328, 9907030328, है ना। आप उस पे आपका नाम और धार लिख के व्हाट्सएप कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि धार के बच्चे हैं, है ना। तो प्रकृति में गणित, है ना, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं, एक गाना सुना ना आपने। तो ऐसा नहीं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो कभी कभी नहीं भी आता, मेरी इच्छा। तो आप लोगों के मन में भी ऐसा कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज आती होगी कि सुंदरता का क्या अर्थ है, ब्यूटीनेस क्या है। तो ब्यूटीनेस के लिए मैथमेटिक्स में चलता है गोल्डन रेशियो, क्या चलता है? गोल्डन रेशियो। और गोल्डन रेशियो बेस्ड है एक सीक्वेंस पर जिसे कहा जाता है फिबोनाची सीक्वेंस। तो ये फिबोनाची सीक्वेंस जहां पर भी मैच कर जाती है, आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, इमारतों के बारे में अगर हम बात करें, या हम व्यक्ति के फेस के बारे में बात करें, या हम पेड़ पौधों के बारे में बात करें, सूरजमुखी का फूल कितना प्यारा लगता है, कैक्टस की डिजाइन कितनी प्यारी लगती है, फूल गोभी का फूल, फूल
गोभी का फूल, पत्ता गोभी के पत्ते। क्या उनमें गणित है? वो सब इसका गोल्डन रेशियो का फॉलो करते हैं, उनमें सब में गोल्डन रेशियो है, फिबोनाची सीक्वेंस वहां पर प्रेजेंट है। तो आप गणित को अपने जीवन से कहीं निकाल ही नहीं सकते, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, एक अभिन्न भाग है। केवल दिक्कत इतनी सी है कि हम उसके बारे में नहीं जानते, है ना। सिक्का जो होता है, कॉइन जो होता है ना, तो कॉइन में कितने साइड्स होते हैं? 2 साइड्स होते हैं। मेरे पास मैडम कैंची अरेंज हो सकती है क्या? कैंची और कागज, कैंची कागज अगर अरेंज हो जाए और एक चिपकाने के लिए ग्लू, मैं बहुत अच्छे बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने वाला हूं, है ना। चलो वो जब तक हो हम दूसरी बात करते हैं। तो गणित में हाँ ग्लू तो मिल गया, वेरी गुड। पेपर आप लोगों ने 9th क्लास पढ़ी? 9th क्लास पढ़ी ना? सभी ने पढ़ी, तभी तो यहाँ तक आए। अच्छा, 9th क्लास की गणित किस चीज से स्टार्ट होती है? 9th क्लास की गणित किस चीज से स्टार्ट होती है? जैसे हम 9th का गणित खोलते हैं, वो फ्रंट पेज की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। वो तो आप बता दो, पहला पेज गणित की किताब, सेकंड पेज में नाम हो रही है। पहला अध्याय जब चालू होता है तो क्या लिखा हुआ था? कुछ याद है? प्राकृतिक संख्या, वेरी गुड। और क्या लिखा था? और आपने दिमाग को थोड़ा सा लोड दो, ये दिमाग में बड़ा वो है, मतलब पक्का है। अगर हम इसको लोड नहीं देते ना तो ये मतलब कामचोर हो जाता है। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को लोड दो कि 9th क्लास की गणित का पहला चैप्टर क्या लिखा हुआ है। अच्छा, आप में से कितने, मेरे शब्द पे ध्यान दीजिए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी भारतीय संस्कृति से बहुत प्रेम करते हैं? वेरी गुड, 2। तो बेटा आप लोग अपनी भारतीय संस्कृति से प्रेम करते हैं, मैं भी प्रेम करता हूँ। यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति प्रेम करता है, वो इसके लिए दावा नहीं करता है। पर जो दावा करते हैं कि मैं प्रेम करता हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम गणित से भी प्रेम करते हो, इसलिए इस कक्ष में बैठे हो, और भारतीय संस्कृति से भी प्रेम करते हो, ये भी क्लेम कर रहे हो। तो फिर प्लीज मुझे ये बता दो कि 9th के गणित में पहले लाइन क्या लिखी हुई है। और ना भी लिखी हुई हो तो गणित के विद्यार्थी हो और संस्कृति से प्रेम करते हो और उस प्रेम का प्रदर्शन करते हो, तो थोड़ा प्रदर्शन हमारे सामने कर दो। नहीं, यहीं पर हमारे शिक्षा की ये बहुत बड़ी कमी है। हमारे लिए मालवा में बोलते हैं बढ़िया पर गुणिया को नहीं। तो 9th की गणित जब आप खोलते हैं तो आपको लिखा हुआ मिलता है, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्वग वेदांग शास्त्राणि गणितम मूर्धन स्थितम। संस्कृत का श्लोक है, ये लिखा हुआ है, चाहे आप सीबीएसई से पढ़े हो चाहे एमपी बोर्ड से पढ़े हो। अच्छा चलो, अब तो ये याद दिला गया। अब ये बताओ कि कितने लोगों को ये श्लोक याद है? जरा हाथ खड़ा करें। कितने स्टूडेंट्स को यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्वग वेदांग शास्त्राणि गणितम मूर्धन स्थितम, ये श्लोक इस हाल में बैठे हुए कितने बच्चों को याद है? नहीं। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, याद करिएगा। ये श्लोक जो है हमारे प्राचीन शास्त्रों में संस्कृत भाषा में लिखा है। इसमें एक अवैज्ञानिक बात लिखी हुई है, लेकिन लिखी हुई उससे हमें इम्पोर्टेंट है, वो वैज्ञानिक है अवैज्ञानिक, उसमें हम बात नहीं करेंगे। तो यथा शिखा मयूराणाम, जिस प्रकार से मोर के सिर पर कलंगी होती है, शिखाधारी मोर,
यथा शिखा मयूराणाम, नागानाम मणियो यथा, और सर्पों में मणिधारी सर्प। ये बात अवैज्ञानिक है क्योंकि वास्तव में कोई सर्प के पास मणि नहीं होती है, पर ये हमारे कवि की कल्पना है, लिखने वाले की कल्पना है, और इतनी डीपली रूटेड है कि इस पर तो फिल्में बन चुकी है कि वो सांप की मणि लो सुपर डुपर हिट फिल्म बन जाएगी। तो मणिधारी सांप को श्रेष्ठ माना गया है, और जितने भी शास्त्र हैं उन शास्त्रों में किसको श्रेष्ठ माना गया है? वेद को। तो तीन चीज हो गई, मणिधारी सर्प, शिखाधारी मोर, और वेदों में पुस्तकों में वेद शास्त्र। तो यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणिर्था तत्व वेदांत शास्त्राणि गणितम मूर्धन अस्तित्वम, और समस्त विषयों में श्रेष्ठ विषय कौन है? गणित विषय है, और हम उस श्रेष्ठ विषय के विद्यार्थी। इसलिए एक बार फिर से अपने लिए ताली बजाएं। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसके पहले वाली बात कही थी ना, इसलिए। अरे सर आप तो इसलिए कह रहे हो कि आप ये दिखाना चाहते हो कि भाई भारत के हैं तो हम भारत की संस्कृति है, हम हमारे देश से प्रेम करते हैं, तो इसलिए हम हमारे ग्रंथों में जो बात लिखी हुई है उसको बड़ा चढ़ा के बात कहते हैं। नहीं, वेस्टर्न साइंस में भी कहा गया है मैथमेटिकल साइंस इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। मैथमेटिकल साइंस इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस, यानी गणितीय विज्ञान जो है वो समस्त विज्ञानों की क्या है? महारानी है। अब आप सोच रहे होंगे महारानी है तो महाराजा कौन होगा? तो महाराज जी खुद गणिती है। तो आप सोचो, चाहे हम जिस शास्त्र में चले जाएं, चाहे हम जिस फिलॉसफी में चले जाएं, सब में गणित क्या है? श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये हमारे चेतन मन से रिलेटेड है। जब व्यक्ति जन्म लेता है, कोई प्राणी जन्म लेता है, व्यक्ति भी नहीं, मैंने तो आपको पूछ दिया एग्जाम्पल बताया कि कोई जानवर भी जन्म लेता है तो उसके साथ भी गणितीय चेतना होती है। और एक आप सोचिए, किसी बच्चे से पूछा तो वो क्या बोल रहा है? बोले अभी क्या कर रहा? बोले 8वीं पढ़ रहा हूँ, 10वीं पढ़ रहा हूँ। कौन से स्कूल पढ़ रहा है? बोले ICSE में पढ़ रहा हूँ। कौन से स्कूल में? बोले CBSE में। कौन से स्कूल में? बोले MP बोर्ड में। कौन से स्कूल में? ओपन स्कूल में। कौन से स्कूल में? तो बोले तमिलनाडु बोर्ड या स्टेट बोर्ड। कौन से स्कूल में? बोले इंटरनेशनल पैराक्लेट बोर्ड जो IB बोर्ड है उसमें पढ़ रहा। अरे भैया तू कहीं भी पढ़ ले, 12वीं के बाद क्या करेगा? BA करेगा, BSc करेगा, BCom करेगा, BHSC करेगा, कुछ भी करेगा, चलो कर लिया। उसके बाद क्या करेगा? MA, MCom, MSc ये करेगा। उसके बाद क्या करेगा? बताओ, MA के बाद क्या करेगा? MA के बाद क्या करेगा? MPhil। MCom के बाद क्या करेगा? MPhil। MHSC के बाद क्या करेगा? MPhil। ठीक है। और नहीं वो गेट वाला है तो बोले हमारे इसमें इंजीनियरिंग में ये नहीं होती थी, तो और कुछ कर ले भैया, तेरे को छूट दे दी। उसके बाद क्या करेगा? PhD। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है ना? फिलॉसफी और दर्शन। और दर्शन का जन्म कहाँ से होता है? तर्क से होता है, लॉजिक से होता है, लॉजिकली बात करता है। और जो व्यक्ति लॉजिकली बात करता है वो गणित की बात करता है, सीधी सी। तो अगर कोई बोले मेरे को गणित नहीं पढ़ना, तो इलॉजिकल है, तेरे पास लॉजिक नहीं है। मुझे गणित से घृणा है, गणित से डर लगता है, तो इलॉजिकल है। लॉजिकली बात करना। तो जो भी लॉजिक की बात करता है वह हर व्यक्ति गणित की बात करता है, और बिना लॉजिक के संसार नहीं चलता है। इसका मतलब है कि बिना गणित के संसार नहीं। अब एक लास्ट रियल वर्ल्ड का एक एप्लीकेशन आपको बताना, उसके बारे में एक्टिविटी करेंगे। आप लोगों में से कितने लोग एक्चुरियल साइंस के बारे में जानते हैं? एक्चुरियल साइंस नाम ही पहली बार सुना होगा, है ना? अच्छा, एक मिनट बताइएगा, एक्चुरियल साइंस नाम पहली बार सुना है ऐसे लोग हाथ खड़ा करें। एक्चुरियल साइंस का नाम जिनने पहली बार सुना है हाथ खड़ा करें, और जिसका हाथ खड़ा नहीं होगा उससे मैं पूछूंगा कि भैया इसके पहले तेने कब सुना, है ना? चलो ठीक, इट्स ओके, है ना? इसका मतलब ये है कि एक्चुरियल साइंस के बारे में मुझे आपको बताने की आवश्यकता है ना? क्योंकि अभी आप यंगस्टर्स हैं, है ना? आप में से किसी के पास भी
अभी कोई फैमिली का लोड नहीं है और ईश्वर करे आपके ऊपर जल्दी से जल्दी लोड आए, है ना, जल्दी से ज़्यादा आप तनाव को झेलें, क्योंकि जब आप तनाव झेलेंगे तो जाहिर सी बात है आपका डेवलपमेंट होगा। तो एक्चुअल साइंस अभी जनवरी चल रहा है और फरवरी 2 महीने है ना। आप लोगों तो नहीं, लेकिन हमारे सर मैडम में हम सब एक चिंता में हैं। पता है क्या चिंता है? हम टैक्स कैसे बचाएं। जनवरी फरवरी मार्च की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है एक एम्प्लॉय की, कि वो टैक्स सेविंग कैसे करे। और जब टैक्स सेविंग की हम बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे एजेंट्स आ जाते हैं, सर ये पॉलिसी ले लीजिए, इसमें इतना रिटर्न है, ये पॉलिसी ले लीजिए, इसमें इतना रिटर्न है। या जब आप कोई मोटर व्हीकल खरीदने जाते हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो भी, तो आपको डीलर बोलता है आप ना ICICI प्रूडेंशियल की ले लीजिए, आप चोलामंडलम की पॉलिसी ले लीजिए, फलाना पॉलिसी ले लीजिए, वो पॉलिसी कैलकुलेट करके। और टीवी पर ऐड भी आते हैं ना, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, SBI मैक्स, बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के, तो वो आपको क्या करते हैं, पॉलिसी सेल करते हैं। तो पॉलिसी सेल करते हैं तो आप सोचो कि वो पॉलिसी आपको बेच रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है? वो आपको जैसे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी 15,000 की पॉलिसी अगर हम 30-35 के एज ग्रुप में लेते हैं तो हमको 5 लाख का इंश्योरेंस दे देते हैं, कैशलेस इलाज। मतलब ईश्वर ना करे पर करता तो ईश्वर ही है ना, चलाता तो वही। तो किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, बीमारी हो जाए, तो बस वो कार्ड दिखाओ, हॉस्पिटल जाओ, कुछ भी नहीं पूछते, सारा पेमेंट हो जाता है। तो आप सोचो कि हमने तो भरे 15,000 रुपए और इलाज करा लिया 3 लाख का, कंपनी को तो नुकसान हो गया ना। पर कंपनी को नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वहां पर बैठे हुए हैं मैथमेटिशियंस, और वो मैथमेटिशियन को हम बोलते हैं एक्चुरियंस। जिस प्रकार से CA CS होते हैं वैसे एक्चुरियंस होते हैं। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया है, अभी बहुत शुरुआती दौर में है ये, लेकिन यही लोग डिसाइड करते हैं कि किसी भी इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना होगा। क्योंकि अगर आपका उन्होंने इंश्योरेंस किया और पता चला कि आपके एक्सीडेंट हो गए, होते रहे एक्सीडेंट, तो फिर क्या वो कंपनी तो दिवालिया हो जाएगी? कंपनी दिवालिया होती है क्या? तो उनको पता होता है कि इतना हम करेंगे, इतना चला जाएगा, इतना प्रॉफिट में आ जाएगा। ये जो बल्ब LED वगैरह के बल्ब हम मार्केट में लेने जाते हैं ना, तो क्या करता है वो उस पर डेट डाल देता है परमानेंट मार्कर से। और वो डेट क्यों डालता है? बोले बल्ब खराब हो गया तो हम नया दे देंगे। क्या आप में से कोई नया बल्ब लाया क्या? बहुत कम लोगों को पता चलता है। कारण क्या? कि वो जो डेट लिखता है बल्ब उसके बाद ही खराब होता है, उसके पहले नहीं खराब होता है। उसके पहले नहीं खराब होता है, क्योंकि उस कंपनी में जो काम करने वाले उनको ये फंडा किसने दिया? गणित वालों ने एक्सपेरिमेंट कर करके, टेस्टिंग कर करके। तो वो टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो क्या यूज कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हैं, प्रायिकता। तो वो बल्ब के सैंपल में वो प्रायिकता लगाने के लिए कितनी देर तक जलेगा। अब वो 1 साल की गारंटी दे रहे हैं, तो क्या वो 1 साल तक टेस्ट थोड़ी ना करते हैं? उनको पता है भाई 1 साल तो 365 दिन, लेकिन रात में ही जलेगा ये, तो दिन में तो जलेगा नहीं। तो 365 दिन तो 180 दिन हो गए। अब 180 दिन है तो पता चला कि वो 0 छोटा बल्ब ले जा रहे हैं 5 वाट का, तो वो मेन ड्राइंग रूम में तो लगाएंगे नहीं। वो कहाँ लगाएंगे? वॉशरूम में लगाएंगे, या और कहीं ऐसी कॉरिडोर में जहाँ कम जरूरत पड़ती है, तो उसकी तो लाइफ और कम हो जाएगी। तो लगातार उस बैच साइज का एक बल्ब लेते हैं, उसको कंटिन्यूस ऑन रखते हैं, देखते हैं वो कितनी देर बाद खराब होता है। और जितनी देर बाद वो खराब होता है उसके पहले 10% पहले का टाइम वो डाल देते, भैया यहाँ तक की हमारी गारंटी, इसके बाद हमें पता, उनको पता है इसके बाद वो खराब हो जाएगा, उसके पहले थोड़ी ना खराब होगा। तो वो ये सब कर रहे हैं। ये क्या है? एक्चुरियल साइंस, प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हैं, सांख्यिकी यूज कर रहे हैं। तो सांख्यिकी और प्रायिकता आपको पता होना चाहिए कि सांख्यिकी के लिए आप में से जो PG के स्टूडेंट्स हैं, अभी सेट एग्जाम निकलने वाली है और आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है कि आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए। और जैसे परमार सर आपके सामने यहाँ दे रहे लेक्चर, अगले साल जो है परमार सर आप में से किसी को बुलाए और आपसे लेक्चर दिलवाए। पॉसिबल है ये, क्योंकि अभी वैकेंसीज निकली हैं और सेट एग्जाम होगी, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए अलग से कुछ नहीं होता। वो सब कौन सा पेपर देते हैं? मैथमेटिकल साइंस का देते हैं। मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स इज द सुपर सेट, बाकी सब उसके छोटे छोटे बच्चे, बच्चों के बच्चे।
तो जब हम प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का कॉम्बिनेशन करके कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं, फाइनेंशियल रिस्क को लेकर अपने रिपोर्ट्स बनाते हैं, वित्तीय जोखिम, आप देखते हो ना जो म्यूचुअल फंड्स के आते हैं तो 1 लाख बहुत जल्दी जल्दी होता है, इस वित्तीय जोखिम के अधीन है, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो क्या कह रहे हैं, उनने पूरी जोखिम की कैलकुलेशंस कर दे, उनको पता है कि भाई आपका इतने समय तक तो हमको भुगतान करना ही नहीं, आप भी कहा पे हाँ यार चलो 1 साल तक तो है बोले। तो ये एक्चुअलियन साइंस कहलाता है। इसके बेसिस पे गाड़ी की जो सर्विसिंग होती है ना, तो गाड़ी की सर्विसिंग तो वो क्या बोलते हैं, पहले इतने तक किलोमीटर तक फ्री, क्या बोलते हैं, इतने किलोमीटर तक फ्री। तो आप भी आ जाते हाँ यार इतने 5000 किलोमीटर तक की सर्विसिंग फ्री है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी गाड़ी में दिक्कत 6000 किलोमीटर के बाद आएगी, 5000 किलोमीटर तक दिक्कत नहीं आएगी। और कंडीशन लगा देते हैं कि 6 महीने या 3000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर जो भी, तो वो ये भी पता करते हैं कि 6 महीने तक चलाएगा तो इतनी चला पाएगा। और प्रोफेसरों की गाड़ी तो सबसे बेस्ट गाड़ी की मार्केट में सेल होती है, रीसेल जब करते हैं ना, तो अगर रीसेल होती है तो प्रोफेसर की गाड़ी है ना तो बहुत अच्छे से रीसेल होती है। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं ना कि गाड़ियां बदलना साल 2 साल में, तो वो क्या कहते हैं, बोले यार सर आपके नाम से हम गाड़ी ले लेते हैं है ना, और चलाएंगे, मतलब भैया तू एक्सीडेंट करके ठोक देगा तो बोले नहीं होगा, तेरे नाम से गाड़ी रहेगी ना तो ऐसा रहेगा कि जब रीसेल करेंगे ना तो मार्केट में अच्छी मिल जाएगी। क्यों, बोले आप प्रोफेसर थी, मैंने बोला भैया तू मेरी गाड़ी मत ले, क्यों, मतलब मैं अलग टाइप का प्रोसेस, मेरी गाड़ी इतनी चलती है कि 5 लाख किलोमीटर का पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, और वो भी कब 2013 में जब पहली गाड़ी ली तब से लेके अभी तक मैं 5000 किलोमीटर गाड़ी 5 लाख किलोमीटर 4 व्हीलर चला चुका हूँ, तीसरी गाड़ी है अभी मेरे पास। तो ऐसा मतलब, तो वो लोग जो है एक्चुअल में मैं ये एग्जांपल खाली इसलिए दे रहा हूँ कि वो ये सारे कैलकुलेशंस करते हैं, समाज में ऐसा मैसेज देते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने मैथमेटिक्स का यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा प्रीमियम कैलकुलेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस या कोई भी आर्टिकल्स हैं उन सब में मैथमेटिक्स यूज हो रहा है। सो हम मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों के साथ मैं वर्कशॉप का लेक्चर वाला पोर्शन एंड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं कुछ एक्टिविटीज दिखाऊंगा, छोटी सी एक्टिविटीज है। तो मैथिली शरण गुप्त का महाभारत के प्रसंग को लेकर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, दुशासन जो है उनकी साड़ी चीरहरण कर रहा था और भगवान श्री कृष्ण उधर से उसको लगातार आपूर्ति जारी थी। उस प्रसंग में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है